फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 8 जो सेलिना फिजिक्स क्लास 10th का है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज देखेंगे, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है। तो किसी भी बॉडी में विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, कोई भी बॉडी अगर चार्ज गेन करती है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एंड द बॉडी जो लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। तो यहाँ ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम्ब। इसके अलावा कूलम्ब के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे मिली कूलम्ब हो सकता है, माइक्रो कूलम्ब हो सकता है, ये सब इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं। अब हम लोग आते हैं 1 कूलम्ब चार्ज का क्या मतलब होता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। इसलिए अगर हम लोग कहें 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 होगा। और इसको सॉल्व करने पे आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज की बात करते हैं उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का वो कॉम्बिनेशन या फ्लो होता है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया चार्ज। इसके बाद आते हैं करंट के बारे में। तो करंट क्या होता है, तो करंट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो को हम लोग 1 सेकेंड में अगर कितने चार्ज पास करते हैं उसको हम लोग करंट से डिफाइन करते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल आई लेटर से दिखाते हैं। तो इसलिए आई इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग करंट को, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये मार्क करना है, करंट इन एन सर्किट इज़ मेजर्ड बाय एन अमीटर। हम लोग अमीटर में मेज़र करते हैं करंट को, और अमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज़ में हम लोग को कनेक्ट करना रहता है। इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। एंड साथ ही साथ एम्पियर को हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो क्यों होता है, चार्ज का फ्लो करने के लिए, चार्ज का फ्लो हम लोग जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के इक्वल होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या इक्वेशन देखा था, आई इक्वल टू Q/T। और Q क्या होता है, Q होता है चार्ज। चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम लोग कहते हैं यहाँ चार्ज मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो I इक्वल टू NE/T भी हो सकता है। ये दोनों फार्मूला हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं कि, तो अगर हम लोग कहें 1 एम्पियर करंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का होते हैं, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इम्प्लाइज दैट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। किसी वायर के अंदर अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट कहते हैं। और करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल होता है एक्चुअली किसी यूनिट चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव डिस्चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर है, किसी दूर से जिस पॉइंट तक हमको, जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है,
उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके निकालते हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, तो पोटेंशियल इक्वल टू हो गया W/Q, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर Q चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं तो W/Q हो गया। और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं W इक्वल टू Q/V। तो W इक्वल टू Q/V हो गया, तो V का क्या हो गया, जूल, W का यूनिट हो गया जूल और Q का यूनिट हो गया कूलम। तो जूल पर कूलम यानी इसका V का पोटेंशियल का यूनिट होता है, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो दो अलग अलग पॉइंट, जिस दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिस दो पॉइंट के बीच का हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन दोनों के बीच जो भी यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन हो रहा है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम लोग मानते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया जा रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। तो ये हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जॉइन किया जाता है, किसी भी हम लोग सर्किट में उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। और दूसरा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, किसी भी वायर से इस तरह से करंट जब फ्लो करते हैं तो उस वायर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल्स के एटम के वो वायर बने होते हैं। और ये मेटल एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री होते हैं और ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में ये एटम्स रह जाते हैं, जो कि अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो ये लगातार इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं। और इसी कोलिजन की वजह से जब इस वायर को किसी हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना चाहते हैं। और पॉजिटिव प्लेट के आने की ड्यूरेशन में ये जितनी बार कोलाइड होते हैं इस तरह से मेटल आयन से बार बार कोलाइड होते हैं, तो इससे उसके मूवमेंट में जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स with the positive ions while moving from one end to other end। तो हम लोग को ये पॉइंट अच्छे से लर्न रखना है। ये हो जाता है रेजिस्टेंस। इस तरह से ये मेटल आयन जब सेल से कनेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ओके, अब ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ में कहा जाता है कि अगर हम लोग मानते हैं कि करंट का फ्लो, अगर हम लोग मानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्या होते हैं, करंट किसी वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उसके दोनों एंड के अक्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स ओम्स लॉ ये कहता है कि I प्रोपोर्शनल टू V, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसलिए I प्रोपोर्शनल टू V होगा। और तब हम अगर I को V को I के नीचे लाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोगों को मिलेगा
और इसलिए अगर हम इन दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों का ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि ओरिजिन से होकर के पास करेगा, ठीक है। और ये यही बाद में हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स R इक्वल टू V बाय I, या फिर V इक्वल टू I R, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग अगर बताने, हम लोग को रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा जाए तो रेजिस्टेंस होता है, यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है, OHM, ओम। और इसको हम लोग इस तरह से ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओम एक्चुअली वोल्ट पर एम्पियर का दूसरा नाम दिया गया है जो उसके साइंटिस्ट के नाम पे है। अब अगर दूसरा टर्म एक आता है कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। कंडक्टेंस हो गया, अगर हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं क्या है, तो रेजिस्टेंस है जितना वो ये ऑफ़र करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो कंडक्टेंस हो गया वो हाउ ईजिली एन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ वायर। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है, और कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r होता है। तब यहाँ पर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ओम होता है तो पर ये ओम 1/ओम, या उसको नाम दूसरा दिया गया है साइमन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका 1/ओम के जगह पे महो लिखते हैं, OMHO, महो कहा जाता है। अच्छा सॉरी, महो पहले कहा जाता था, अब ओम कहा जाता है, ओम 1/ओम कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ये ग्राफ के बारे में अभी हम लोग बात करते कि I और V का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, I और V के ग्राफ, तो हम लोगों को एक ये जो प्लॉट मिलता है, यहाँ पर ये प्लॉट क्या मिल रहा है, I और V के ग्राफ से ये प्लॉट मिलेगा कंडक्टेंस का प्लॉट। और अगर हम लोग V और I का ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग का जो प्लॉट मिलता है वो मिलता है रेजिस्टेंस का प्लॉट। ये देखिए, ये ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर V लेते हैं, यहाँ पे I ले रहे हैं, तो ये जो ग्राफ हम लोग को मिल रहा है ये रेजिस्टेंस बता रहा है। और जस्ट इसी तरह कंडक्टेंस होगा, तो ये यहाँ I का ग्राफ है और यहाँ V है, इन दोनों के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कंडक्टेंस का ग्राफ बताता है। अब ओम्स लॉ में देखिए इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम जब कभी भी V और I का ग्राफ खींचते हैं और अगर स्ट्रेट लाइन आता है, दैट मीन्स ये वायर जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और इसी बेसिस पे ये जो रेजिस्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और इसी बेसिस पे दो टाइप के रेजिस्टर्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है ओमिक रेजिस्टर्स एंड दूसरा नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स जिसके रेजिस्टेंस जो होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग ओमिक रेजिस्टर्स कहते हैं। और इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलता है ऑरिजिन से पास होने वाला। लेकिन नॉन ओमिक रेजिस्टर्स वैसे कंडक्टर्स को कहा जाता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और मतलब लीनियर चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता है। अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हम लोगों को ऐसे कर्व्ड ग्राफ मिलता है, ये कर्व ग्राफ होता है। और ये जो नेसेसरी नहीं होता है कि ये ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो। ये कर्व ग्राफ, दो इसका इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ग्राफ कर्व्ड होते हैं, दूसरे ये ऑरिजिन से नेसेसरी नहीं है कि स्टार्ट होंगे। तो ये ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हम लोगों को ये इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है और दोनों के एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टर्स 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल, लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर। मटेरियल पे डिपेंड इसलिए होता है कि मटेरियल क्या है, ये
एक हम लोग टर्म आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंडक्टर के मटेरियल से ही को डिनोट करता है, मतलब वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और जनरली जो भी कंडक्टर होते हैं अगर उसमें हायर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उसके रेजिस्टेंस कम होते हैं। और जिसमें कम कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, देखो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, इसलिए ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। और जो ये होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं और साथ ही इसलिए वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कराते हैं। अब दूसरा लेंथ पे, अब जितना लंबा जो होता है कंडक्टर होगा उतने जब नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए लेंथ बढ़ने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो लॉन्गर कंडक्टर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L होगा। अब इफ़ द वायर ऑफ द लेंथ इफ सेम रेडियस, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं अगर किसी वायर का लेंथ हम लोग डबल कर दें, अगर लेंथ को हम लोग डबल या ट्रिपल कर देते हैं तो वो, और ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसके रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वायर का रेजिस्टेंस भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई वायर थिक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है फ्लो करने का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलता है फ्लो करने का, जिससे कि वो नंबर ऑफ़ कॉलिजन डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए थिक वायर में लेस रेजिस्टेंस होता है एंड थिन वायर में ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है। अब थर्ड है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हम लोग जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होते हैं, उसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होते जाते हैं। यही रीज़न है कि जब कोई बल्ब को पहले वो ग्लो करता है तो उस समय उसका क्या होता है, वो गर्म नहीं रहता है, तो उसके फिलामेंट बल्ब के क्या होते हैं, कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। लेकिन कुछ देर जलने के बाद, दैट मीन्स जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है फिलामेंट का, तो उसके ग्लोइंग जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये हम लोगों का फैक्टर्स हो गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उस वायर का रेजिस्टेंस होता है कब, जब हम लोग मान लेते हैं कि जब उसके लेंथ जो है 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन क्या था, R इक्वल टू रो L बाय A, और यहाँ अगर ये दोनों 1 हो जाएगा तो R इक्वल टू रो हो जाएगा, और ये रो ही कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक